नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगत। जब हम जनजातीय परिवार और जनजातीय लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं आज़ादी से पूर्व भी और आज़ादी के पश्चात भी काफ़ी भोले भाले लोगों के रूप में उन्हें गिना जाता है और काफ़ी जल्दी वो बहला फुसला कर किसी प्रलोभन में पाकर उन्हें भटकाया जा सकता है। इसी संदर्भ में एक वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से एक संगठन बनी है और उन लोगों का क्या काम है, वो लोग किस तरह से आगे इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़े, इनसे जानते हैं। तो सर, आप लोग यहाँ पर जो आयोजन किए हैं तो ये किस संगठन की तरफ से हुआ है? ये वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस पटना महानगर आगामी 19 दिसंबर को बनवाल भवन में आयोजित कर रहा है। अपराह्न 3 बजे से कदम कुआं में ये कार्यक्रम होना है। इसके स्थापना दिवस को मनाया जाएगा अभी? स्थापना दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका जो कार्यक्रम है इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों के बीच में, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाए। अभी आप प्रश्न कर रही थी कोई जनजाति समाज के यहाँ व्यक्ति हैं या नहीं, तो जनजाति समाज के हम लोग का जो भी काम है, हर प्रकल्प, वहाँ हर तरह का प्रकल्प चल रहा है। शिक्षा का प्रकल्प है, स्वास्थ्य का प्रकल्प है, उनका श्रद्धा जागरण है, उनका आर्थिक सहायता समूह है, ये सारे अनेक तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। वो वन क्षेत्रों में चल रहे हैं जहाँ हमारे वनवासी समाज हैं, जिसको संवैधानिक रूप से जनजाति समाज कहा जाता है। तो उन लोगों के बीच में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें अभी संख्या बताए कि लगभग 1900 के आसपास की संख्या, 2000 के आसपास की संख्या हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की संख्या है जो रात दिन काम कर रहे हैं उन लोगों के क्षेत्र में। तो काफ़ी बड़ा संगठन है आप लोगों का। हम लोगों का संगठन स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा संगठन एनजीओ के रूप में। एनजीओ अच्छा, ये जो आप जी सहायता प्राप्त एनजीओ है। सरकारी सहायता कोई प्राप्त नहीं है। नहीं लेते। और वनवासी कल्याण आश्रम विश्व का जनजातियों के बीच में सबसे बड़ा संगठन है। ये सबसे बड़ा संगठन है जिससे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जनजातीय हैं इनकी संख्या क्या है बिहार में? लगभग 12 लाख की संख्या, लगभग 12 लाख, इससे ज़्यादा भी होंगे। तो किन किन एरिया में ज़्यादा आप लोग फोकस किए हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष? पूरे बिहार में 13 जिले वनवासी जिले हैं, जिसमें चंपारण का क्षेत्र, 2 जिला चंपारण का क्षेत्र आता है। उसके बाद फिर इधर पूर्णिया का क्षेत्र है, पूर्णिया है, अररिया है, जमुई है, बांका है, इधर फिर रोहतासगढ़ के तरफ कैमूर वगैरह, कुल मिलाकर 13 जिले जनजातीय समाज वाले जिले। आप बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो विद्यालय, आवास कुछ ऐसा बना है? वही प्रकल्प की संख्या बता रहे थे। पूरे बिहार में 11 छात्रावास हम लोग के काम कर रहे हैं और इसमें महिला छात्रावास की संख्या भी 1 है। एकमात्र महिला छात्रावास कहाँ पर है ये? कटिहार में। कटिहार में है। तो इसको और भी बृहद करने का आगे है योजना? जरूर, हम लोग तो चाहेंगे कि जो 13 जिला हैं, कम से कम 13 जिला में एक महिला छात्रावास हो, इसका प्रयास रहेगा। और स्वास्थ्य को लेकर बोल रहे थे, तो क्या ग्रामीण, ये जो वनवासी क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी अस्पताल बने हुए हैं? जी जी, हम लोग, ऐसा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको डाटा दे दें, आरोग्य प्रकल्प है। आरोग्य प्रकल्प में पूरे देश में तो काफ़ी अधिक संख्या है, 4006 की संख्या है, लेकिन बिहार में 38 प्रकल्प, 38 प्रकल्प चल रहे हैं। मतलब इसे प्रकल्प के नाम से जानते हैं? प्रकल्प के नाम से जानते हैं। वो फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल नहीं हो करके एक टेम्पररी हॉस्पिटल के रूप में होते हैं। उनका जांच शिविर, हर एक गांव में जा कर के चलना, उनका जांच करना, उनको जो निश्चित दवाई है उनको देना। अच्छा, कोरोना काल में जनजातियों में काफ़ी ज्ञान का अभाव देखा गया था कि जनजातीय वर्ग ज़्यादा कोरोना का टीका लेने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, तो आप लोगों के काम के दौरान ऐसा देखने को मिला बिहार में और भारत में? आपको बता दें, आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा कि हमारे समाज, शहर में बहुत सारे समाज, हम नाम नहीं लेंगे कौन सा वो तबका था, क्योंकि तब आप लोग कही है कि आप लोग सेकुलर नहीं हैं, तो वो लोग भले टीका लेने से पीछे रहते, लेकिन हमारे जनजातीय समाज जहाँ भी वो टीका केंद्र हुआ वहाँ जाकर के टीका लिए। और हमारा वनवासी कल्याण आश्रम भी
इसमें सहयोग किया और वो लोग काफ़ी इसमें आगे हैं। मतलब जनजातीय पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। डेटा के अभाव में, लेकिन वो है कि हाँ, लेकिन डेटा जागरूकता था। लेकिन ये है कि जागरूकता है, किसी से पीछे नहीं। किसी से किसी पीछे से नहीं, पीछे किसी से पीछे किसी से। अच्छा, जब उनके बीच में रह के आप लोग काम करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनमें शिक्षा का स्तर किस तरह दिखता है? एक जनरल आपसे पूछना चाहेंगे। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। आप एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य भी हमारे वनवासी ही थे। हमारे एकलव्य पूरे 13 जिला बिहार में हैं, एक से एक एकलव्य है, लेकिन उनको तराशने का, उनको पिरोने का, उनको सजाने का काम अभी अधूरा है। कहीं भी पीछे नहीं है वो। मतलब सीखने के लिए जुझारू है लेकिन शिक्षक का अभाव है। अवसर का देखिए, अवसर का खेल के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि वनवासी समाज से पूरे देश को अनेक खिलाड़ी जो है, जैसे हॉकी के धनराज पिल्लई, आप तीरंदाजी में भी आपने देखा होगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कई ये धनुर्धर जो है वो जिसको वनवासी समाज से आते रहे। तो वनवासी समाज जो है वो देश के हर एक क्षेत्र में अपनी उपलब्धि और अपनी जो है वो उपलब्धता दिखाता रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र हो, सब में जो है वनवासी समाज के लोग योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं रही। समस्या सिर्फ उनके साथ ये रही कि उन तक सुविधा पहुंच नहीं पाई या उन तक जो है वो व्यवस्था वो पहुंच नहीं पाई। वनवासी कल्याण आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, आप देख रहे होंगे कि पटना शहर में हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम के लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा ये मानना है कि हम यहाँ से रसद पानी, हमारे जो सैनिक हैं, वनवासी का जो लोग हैं, वो जंगलों में रह रहे हैं, वो वनों में रह रहे हैं और बॉर्डर क्षेत्र में, ज़्यादातर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र में उन लोगों को संसाधन पहुंचाना जो है, जैसे सैनिकों को सीमा के क्षेत्र पर होते हैं उनको संसाधन पहुंचाना होता है, उसी तरीके से हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से जो संसाधन इकट्ठा कर कर यहाँ से हम उन लोगों को वहाँ भेजते हैं, जिससे कि उनका जो है मनोबल बढ़े और उनका जो है वो हम लोगों के साथ जुड़ाव बढ़े, धर्मांतरण नहीं करना पड़े उनको। अच्छा, जिस तरह कह रहे हैं कि आपको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, सरकारी मदद नहीं है, तो आपको फंड कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ों को करने के लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मेरा मानना है और हमारे जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, सबों का मानना यही है कि ये एक समाज का काम है और समाज का काम समाज के द्वारा, समाज के प्रयास से। ठीक है, विरोध नहीं है कि अगर कोई सरकारी सहायता मिल जाए तो हम इनकार कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पास हम प्रायः नहीं जाते, समाज के लोगों के द्वारा ही। तो क्या ये लोग, मतलब समाज के लोग चंदा देते हैं, अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, ऐसा होता है? जरूर। देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही संबंधित है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लोगों के बीच में जाता है और अपने लोगों के सहयोग से अपना संगठन तैयार करता है। और वनवासी कल्याण आश्रम भी अपने लोगों के बीच में जाता है और अपने जो भी लोग हैं उनके सामने अपनी व्यवस्था के लिए उनसे सहयोग लेता है और उसी से हमारा साल भर का कार्यक्रम चलता है। मैं एक बताऊं कि वनवासी कल्याण आश्रम का सरकार से सहयोग लेने का शुरू में ही बुरा अनुभव आ गया। अच्छा, ऐसा कौन सा हुआ था वारदात या सामना? वनवासी कल्याण आश्रम के जो कार्य प्रारंभ हुए थे तो जसपुर में प्रारंभ हुए थे। जसपुर उसमें मध्य प्रदेश का था और वो देश का आज़ाद होने के बाद तुरंत तो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला और उनको लगा कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो बाला साहब देशपांडे को उन्होंने दिया कि उनको बजाबते पोस्ट दिए थे, सरकारी पोस्ट, और आप कीजिए। और 1 साल के अंदर ही उन्होंने 100 स्कूल जो है वो खोल दिए और सब स्कूल चलने लगा। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि रविशंकर शुक्ला का वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए। दूसरे मुख्यमंत्री आ गए तो उसको सब प्रकार की सहायता देना बंद कर दिए। अब बंद कर दिया और भी जो बाला साहब देशपांडे जो है चलाते तो उनको भी ट्रांसफ़र कर दिए दूसरी जगह, जो है ना।
तो फिर बाला साहब देशपांडे के भाई कि हम इनके बीच में इनको शिक्षा देने के लिए हम हैं, सारी चीज़ें करना है, तो वो तो सरकारी नौकरी पर भी छोड़ दिया। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो द्वितीय सरसंचालक गुरुजी गोलवलकर, माधवराव गोलवलकर थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार से छोड़ो, समाज से काम लो, है ना। तो उसी फिर उन्होंने अपना किया। और मैं बनवासी कल्याण आश्रम के बारे में बोल दूं कि समाज की दृष्टि से कि समाज से सहयोग लेना है, तो इसके लिए कलकत्ता में जो है ना पहली बैठक हुई थी। उस बैठक में बड़े बड़े वो हनुमान दास पोद्दार भी आए, जो गीता प्रेस के जो है ना वो भी आए थे, जमुना दास बजाज थे और बिरला जी भी थे, 5-7 लोग बैठे थे। उसी में बैठने में ये जो मैं तू एक रक्त है ना, तो उसी में उन्होंने कहा था कि भाई कि हमको इसी भावना से करना है कि वो और मुझके एक ही रक्त है, और वो अगर वो मतलब कि गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, तो मेरा दायित्व है ना, परिवार में भी, कि अगर समाज में भी अगर कोई जैसे पिछड़ रहा है तो उसको उत्थान करने का, बीमार है तो उसको देखरेख करने का सबका दायित्व होता है। तो एक दायित्व समझ करके, जब दायित्व है तो उनका सारा वहन करना है। उसी समय से बनवासी कल्याण आश्रम पूरी तरह से समाज के कंधे पर चल रहा है और समाज इसको आगे अब तक ले आ रहा है। हाँ, अगर कोई भी है, अगर सरकार भी सहायता करेगी तो हम सहायता लेंगे, लेकिन हम अपने ढंग से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमें पूरी जानकारी दी इस आश्रम के बारे में। जब जनजातियों के बारे में बात होती है तो लगता है कि इनके साथ काफ़ी गलत हुआ है। जब इतिहास हम उठाकर पढ़ते हैं तो धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लाभ दिया जाएगा इसके पश्चात। ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए। जनजातियों के लिए क्या हो रहा है हमारे देश में, ये सब जानकारियाँ जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर आयाम को कहीं ना कहीं छुआ गया है और हर आयाम पर काम हो रहा है। चलिए और भी चीज़ें आपको हम बताएंगे, और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी चलते हैं, धन्यवाद।